प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो अध्याय 10 है आपके चैप्टर 10 है आपके कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम पढ़ने वाले हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इनके युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है, इसलिए जनन कोशिका है वो अगुणित यानी एन होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि जनन कोशिका क्या होती है। तो जनन कोशिका के अलावा दूसरी कोशिका है वो द्विगुणित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और कोशिका चक्र के बारे में सर्वप्रथम होवर्ड वोल्फ है उसने बताया था। उसके बाद में है कोशिका चक्र। अब यानी कोशिका चक्र क्या होता है, तो कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। और ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक साथ समायोजित होकर इसी प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जो जीनोम है वो होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि घटनाओं का यह अनुक्रम जिनमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों की ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग कितने मिनट लगते हैं, 90 मिनट लगते हैं। उसके बाद में है कोशिका चक्कर। तो कोशिका चक्कर है उसका विभाजन आप देख सकते हैं, कोशिका विभाजन की तैयारी और कोशिका विभाजन। यहाँ पर हम बात करें कोशिका विभाजन की तैयारी तो इसमें है आपके अंतरावस्था और अंतरावस्था में है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और यहाँ पर M फेज की हम बात करें तो इसमें केंद्रिका विभाजन है और कोशिका द्रव्य विभाजन है। और केंद्रिका द्रव्य विभाजन है उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टोलोफेज है। उसके बाद में ये डायग्राम आपको दिया गया है कि कोशिका चक्कर का चित्रात्मक दृश्य जो एक कोशिका को 2 कोशिकाओं को बनाने में इंगित करता है। उसके बाद में है इंटरफेज या अंतरावस्था। तो अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और इस अवस्था को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन सी अवस्था है, सबसे पहले हम बात करें G1 फेज की। तो यह पूरे कोशिका चक्कर की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें कोशिकीय संश्लेषण होता है और mRNA और rRNA का निर्माण होता है और प्रोटीन है उसका संश्लेषण होता है। उसके बाद में है दूसरी अवस्था S फेज। तो इसमें डीएनए का द्विगुणन और प्रतिकरण होता है यानी फोटोकॉपी होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अवस्था है आपके G2 फेज। तो इसमें तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण करता है और तरक तंतु के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसका निर्माण होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक जैसे कोशिकांग में विभाजन से इनकी संख्या वो बढ़ जाती है। अंतरावस्था के बाद कोशिका विभाजन के लिए M अवस्था है उसमें प्रवेश करती है। उसके बाद में नोट दिया गया है कि तंत्रिका कोशिका जन्म लेने के बाद इंट्राफेज में ही रुक जाती है और इनमें विभाजन है वो नहीं होता। उसके बाद में है बच्चों M फेज। तो इस अवस्था में कोशिका विभाजन पर नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और विभाजन की यह अवस्था सबसे कम समय में पूरी होती है। कोशिकाओं में विभाजन है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो कोशिका है, जो सेल है उसमें विभाजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब यहाँ पर हम बात करें असूत्री विभाजन है
समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है। तो सबसे पहले बात करेंगे असूत्री विभाजन की। तो रॉबर्ट रेमेक ने चूजे की आरबीसी में इस विभाजन को देखा था और इस विभाजन में केंद्रक व कोशिका द्रव्य एक साथ सामान्य रूप से दो भागों में बांटकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण है वो करते हैं और यह विभाजन प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिना स्तनधारियों के गुण, भ्रूण की झिल्लियों में पुराने व क्षतिग्रस्त ऊतकों की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में है समसूत्री विभाजन, स्टोर्सबर्गर। तो पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन, फ्लेमिंग व बोवेरी जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन है उसका अध्ययन। और उसके बाद में है फ्लेमिंग। तो माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। और उसके बाद में हम बात करें परिभाषा की, तो जब बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में समान होती है, ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन है वो कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों कि समसूत्री विभाजन की समसूत्री विभाजन है उसको हम चार अवस्थाओं में बांटते हैं। तो इसमें पहली अवस्था है आपके प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमेटिन तंतुओं के संगठन से गुणसूत्र के निर्माण होने लगता है और केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली है वो लुप्त हो जाती है। तारकाएं से तरक तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है और जो अन्य कोशिकांग हैं जैसे गोल्जिकाएं, ER है वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद में है मेटाफेज। तो मेटाफेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें तरक तंतुओं का निर्माण पूरा हो जाता है। दो प्रकार के तरक तंतु बनते हैं, सतत तंतु तारकाएं के बीच और असतत तंतु यानी गुणसूत्रों के बीच। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर गुणसूत्र तरक तंतुओं से कोशिका के मध्य में स्थित होकर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं और गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन है वो मेटाफेज में किया जाता है। उसके बाद में है बच्चों एनाफेज। तो तरक तंतुओं में उत्पन्न खिंचाव से गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं और जिसे एनाफेजिक गति है वो कहा जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की जो आकृति है, जो आकार है उसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर आप बात देख सकते हैं गुणसूत्रों की आकृति एल आकार और जी आकार और आई आकार। और उसके बाद में है टेलोफेज। अब टेलोफेज जो अवस्था है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है और गुणसूत्रों से पुनः क्रोमेटिड जालिका का निर्माण हो जाता है और अन्य कोशिकांग वो भी दिखाई देने लगते हैं। और इस अवस्था के अंत में कोशिका में दो केंद्रक वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों आपके यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, यह आपके प्रारंभिक पूर्वावस्था है और यह आपके एनाफेज है, यह आपके पश्च पूर्वावस्था है। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं मध्यावस्था की ओर परिवर्तन है और यह आपके टेलोफेज है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मध्यावस्था और यहाँ पर इंटरफेज है। ओके, यानी ए और ब सूत्री विभाजन की अवस्थाओं का चित्रात्मक जो दृश्य है वो आपको अच्छे से इनका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन में ऐसे दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका और यहाँ पर ये केंद्रक आप देख सकते हैं। ये आपकी पटलिका विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद में खांच विधि, और खांच विधि है वो जंतुओं में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पटलिका विधि द्वारा संपन्न होता है और जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन है वो कौन सी विधि के द्वारा संपन्न होता है, खांच विधि के द्वारा। उसके बाद में समसूत्री विभाजन का महत्व है। तो समसूत्री विभाजन जंतुओं की कायिक कोशिकाओं व पौधों की जड़ व तने के शीर्ष भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जीवों में वृद्धि विकास नष्ट हो चुके अंगों के पुनः निर्माण अथवा मरम्मत हेतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की समान होती है और यह विभक्त विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखता है। उसके बाद में है समसूत्री विष। तो यहाँ पर साइनाइड एंजोइड्स हैं तो प्रोफेज अवस्था में विभाजन को रोक देते हैं और कोलिविसिन मेटाफेज अवस्था में तरक तंतुओं के निर्माण को रोकते हैं और मस्टर्ड गैस है गुणसूत्रों को आपस में चिपका देती है। उसके बाद में है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। स्टोर्सबर्गर व फ्लेमिंग मियोसिस का अध्ययन किया और फॉर्मर व मुरे यानी मियोसिस जो शब्द है वो दिया था। और मियोसिस के अंत में यहाँ पर 4 अगुणित कोशिकाएं वो उत्पन्न होती हैं
और परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वो दो प्रकार का होता है। ओके, ये तो फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकेंड होता है। प्रोफेज फर्स्ट की हम बात करें तो अर्धसूत्री फर्स्ट के दौरान जो 4 अवस्थाएं हैं वो पाई जाती हैं। लेप्टोनिन की मैं बात करूं तो इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और इस अवस्था के दौरान अंत में पूर्व अवस्था का द्वितीय चरण है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में जाइगोटिन, तो जाइगोटिन की मैं बात करूं तो इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और गुणसूत्रों के युग्मकों को समजात गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र उत्पन्न के दौरान एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहा जाता है और जिसमें गुणसूत्र चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद में पेकाइटिन, तो पेकाइटिन की मैं बात करूं तो पेकाइटिन अवस्था है उसमें 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है जिसे जीन विनिमय कहा जाता है। और जाइगोटिन अवस्था में बने चतुष्क पेकाइटिन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद में है बच्चों डिप्लोटिन अवस्था है उसके प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है जिसे युगली के समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जहां जीन विनिमय की क्रिया होती है वहां अक्ष रूपी संरचना बनती है जिसे काइनेमेटा कहा जाता है। उसके बाद में है डाइकाइनेसिस, तो इस अवस्था में काइनेमेटा का उपापत्ति भवन प्रारंभ हो जाता है जिसे काइनेमेटा का अंत होने लगता है और इस अवस्था के अंत में केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, तो युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और एनाफेज फर्स्ट है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। टेलाफेज की हम बात करें तो केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहा जाता है। उसके बाद में बात करें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान ही होता है और यहाँ पर प्रोफेज सेकंड है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। मेटाफेज सेकंड है, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और एनाफेज सेकंड की मैं बात करूं तो इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु एक पृथक हो जाते हैं जिसे इनमें जुड़े हुए संतति विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद में टेलोफेज सेकंड है, तो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती हैं जिसे प्रत्येक कोशिका 2 आवरण से घिरी होती है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा लैंगिक जनन वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है और इसके द्वारा जीवधारियों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं और विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं हैं वो अत्यंत ही क्या है महत्वपूर्ण है। और ये आप देख सकते हैं अर्धसूत्रण की अवस्थाएं, पूर्व अवस्था फर्स्ट है, मध्य अवस्था फर्स्ट है, पश्चावस्था फर्स्ट है और अंत्य अवस्था फर्स्ट है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपके प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 है उसके कंप्लीट जो कलरफुल नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।